हेलो एंड वेलकम टू इजी केमिस्ट्री। माय नेम इज अंकित और आज के इस वीडियो में हम लोग गैसियस स्टेट के असाइनमेंट 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारे 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस जैसे कि बाकी असाइनमेंट्स में भी रहते हैं। इस असाइनमेंट की डाउनलोड लिंक और इस असाइनमेंट के जो सॉल्यूशंस हैं उसकी डाउनलोड लिंक जैसा हर वीडियो के असाइनमेंट के साथ होता है आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और इस असाइनमेंट को करने से पहले आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको मोल कॉन्सेप्ट आता है, आपने उसके सारे असाइनमेंट कर लिए हैं और गैसियस स्टेट का जो पहला असाइनमेंट है वो भी आपने कर लिया है। तो देखते हैं भाई इस असाइनमेंट में क्या क्या है। हमारे पास शुरू के कुछ क्वेश्चंस हैं जो गैस आइडियल गैस लॉस के अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस किस टाइप के आपको मिल सकते हैं देखने को, या आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर बेस्ड है। जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं पार्शियल प्रेशर यानी कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पर बेस्ड मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस में हम लोगों ने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स का भी यूज किया है, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स के इस असाइनमेंट में अपने को मिलेंगे। और आखिरी 4 क्वेश्चंस जो हैं ये हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पर भी हमारे इस असाइनमेंट में 4 क्वेश्चंस अपने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस इंट्रोडक्टरी हैं तो कंपैरेटिवली इजी रहेंगे क्योंकि आपको पहली बार आपसे पूछे जा रहे हैं। बाकी ये जो क्वेश्चंस है इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़े टफ थोड़े इजी मिल जाएंगे। तो चलो भाई, विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ आवर असाइनमेंट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वही स्क्रीन पे देखते हैं। A vessel contains 1 mole of O2 gas at temperature T. The pressure of the vessel of the gas is P. An identical vessel containing 1 mole of helium is a gas at a temperature 2T has a pressure of। तो दो वेसल दे दिए हैं, वेसल 1 और वेसल 2, दोनों आइडेंटिकल है यानी दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो both vessels are identical, therefore the volumes will be same। अच्छा, क्या क्या हमको दे रखा है कि भाई वेसल 1 के अंदर 1 मोल अपनी O2 है और वेसल 2 के अंदर अपने को 1 मोल दे रखी है हीलियम। अब यहाँ पर अपन को क्या क्या दिया हुआ देखो, टेम्परेचर जो दिया हुआ है T O2 के लिए उसको यहाँ रख देते हैं तो अपने को टेम्परेचर T मिल जाएगा भाई। और हीलियम के लिए अपने को जो टेम्परेचर दे रखा है वो दे रखा है 2T, तो उसको यहाँ रख देते हैं, वो अपने को मिल जाएगा 2T। क्योंकि दोनों गैसेस की वॉल्यूम सेम है तो PV इक्वल टू NRT से इसको रीअरेंज करके हम लिख देते हैं NRT बाई P। तो दोनों गैसेस के लिए इसको सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं। तो मोल्स की वैल्यू 1, R को R रखते हैं, T को T रख देते हैं। प्रेशर जो है अपने को वेसल 1 में दे रखा है P, यहाँ P2 अपने को फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो सबको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मोल्स 1, R को R रखते हैं, टेम्परेचर जो है वेसल 1 का T दे रखा है, प्रेशर P दे रखा है। और वेसल 2 जो है हमारा हीलियम वाला वेसल है उसके भी मोल्स हमको दे रखे हैं 1, R तो R रहेगा, टेम्परेचर हमको 2T दे रखा है। P2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अब देखो बच्चों इसमें क्या होगा कि फटाफट से हमको दिख रहा है कि भाई R से R कैंसिल हो रहा है, T से T कैंसिल हो रहा है, और इसको रीअरेंज कर दें तो P2 यहाँ चला जाएगा, P यहाँ आ जाएगा, तो P2 इज इक्वल्स टू 2P आ जाएगा हमारा आंसर फटाफट से। इतना मुश्किल नहीं था। और आंसर देखो ऑप्शंस भी अपने को सारे P के टर्म्स में दे रखे हैं, तो अपना आंसर पहले क्वेश्चन का आ गया C। चलो फटाफट से ऐसी और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से लंबे रहेंगे तो समझते चलना कैसे कैसे करेंगे। जल्दी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं भाई। लेट्स कम ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। एन एम्प्टी बल्ब weighs 120 grams when it is filled by O2 gas it weighs 120.5 grams। तो खाली वेसल जो है जो बल्ब है उसका वजन 120 ग्राम है। बल्ब प्लस O2 का वजन जो है वो अपन लिख लेते हैं, वो कह रहा है 120.5 ग्राम है। ठीक है भाई, 120.5 ग्राम लिख लिया हमने। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे। Now the bulb is evacuated and then refilled by an unknown gas to the same pressure and temperature। तो पहले जो प्रेशर टेम्परेचर था O2 के लिए वही प्रेशर टेम्परेचर इस गैस के लिए भी ले लिया। If the bulb now is 120.75 grams, तो बल्ब प्लस दूसरी गैस का जो वजन है वो आ गया अपना 120.75 grams। Then the molecular mass of the unknown gas will be, मोलर मास अपने को पता करना है अननोन गैस का क्या होगा। तो देखो इस डेटा से अपने को ये दिख रहा है कि भाई खाली बल्ब का वजन है और बल्ब प्लस O2 का भी वजन है तो O2 का वजन मिल जाएगा। ऐसे बल्ब प्लस गैस और खाली गैस का वजन है तो उससे गैस का वजन मिल जाएगा कि कितनी कितनी गैस भरी थी भाई। तो O2 भरी थी 0.5 ग्राम और उसी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे गैस जो अननोन है उसका वजन आया था 0.75 ग्राम्स। तो अब इन दोनों के बारे में हम क्या कह सकते हैं, देखो इसके मोल्स निकाल सकते हैं और इसके मोल्स मोलर मास के टर्म्स में लिख सकते हैं। और O2 और गैस के लिए वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर सेम है,
वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर सब कुछ सेम है अगर, तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में एन इज इक्वल्स टू पीवी बाई आरटी, अगर पीवीटी सेम है तो एन भी सेम आएगा भाई, तो एन भी सेम आएगा तो फटाफट से कर देते हैं इक्वल। तो मोल्स ऑफ बोथ O2 एंड नॉन गैस मस्ट बी इक्वल्स, तो दोनों के मोल्स इक्वल कर देते हैं। मोल्स कैसे आएंगे, मास बाय मोलर मास और मास बाय मोलर मास, तो उठा के रख दो वैल्यू, O2 का मास 0.5, अननोन गैस का मास 0.75। अब इस इक्वेशन में एक ही अननोन है जो है मोलर मास, इसको रीअरेंज करके सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 32, इसको सॉल्व कर दोगे तो ये 16 इंटू 3 जो है वो आ जाएगा 48 ग्राम पर मोल। तो ये मोलर मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास 48 एम हो जाएगा। अपने को सिर्फ वैल्यू बतानी है तो अपन ऑप्शन मार्क कर देते हैं बी। तो सेकंड का आंसर आ गया भाई बी। चलो फटाफट से ऐसे और भी क्वेश्चंस करते हैं। शुरू के कुछ क्वेश्चंस पिछले असाइनमेंट से थोड़े टफ लगेंगे क्योंकि गैसियस स्टेट के आइडियल के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो अच्छे क्वेश्चंस है, गुड प्रैक्टिस। देखो भाई क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। A 2.24 liter cylinder of oxygen at 0 degree Celsius and 1 atm is found to develop a leakage. When the leakage was plugged, the pressure dropped to 570 mm of Hg. तो ओरिजिनली प्रेशर था 1 atm, उस कोई कंटेनर था उसमें कुछ लीकेज हो गया था, लीकेज हो गया तो कुछ गैस बाहर आ गई। तो ओरिजिनली प्रेशर 1 atm था और बाद में गिर गिर के प्रेशर पहुंच गया 570 mm of Hg। तो अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे बाद में अपन एटीएम में, देखते हैं। The number of moles of gas that escaped will be, कितने मोल्स बाहर गए ये पता लगाना है। तो इनिशियल मोल्स अगर पता हो और फाइनल मोल्स पता हो तो अपने को मोल्स मिल जाएंगे जो बाहर गए। अभी दोनों का डिफरेंस भाई कंटेनर के अंदर जो इनिशियल मोल्स थे और जो फाइनल मोल्स हैं, पहले इतने थे बाद में इतने रह गए, तो बाहर कितने गए, N1 माइनस N2 ना, इतने बाहर चले गए। तो देखते हैं इसको कैसे पता करेंगे। तो वॉल्यूम दे रखी है 2.24 लीटर कंटेनर की, वो तो कांस्टेंट है। टेम्परेचर दे रखा है ये भी कांस्टेंट है। P1 ओरिजिनल प्रेशर कितना था, देखो ओरिजिनल प्रेशर था अपना 1 atm और P2 अपने को दे रखा है 570 mm of Hg, और इसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं एटीएम में। तो एक एटीएम होता है 760 mm of Hg, तो ये जाएगा 570 बाय 760 mm of Hg। अब भाई इनिशियल मोल्स N1 मान लेते हैं, फाइनल मोल्स N2 मान लेते हैं। तो N1 हो गया PV बाय RT, यहाँ P की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो अपना पहला हो गया PV बाय RT। और N2 में भी PV बाय RT में P को यहाँ रख देते हैं, इसको 57/76 कर देता हूँ मैं, 0 0 काट दूंगा, देख लेना भाई। तो ये 57/76 हो गया। अब N1 आ गया, N2 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है तो मोल्स आ जाएंगे। तो N1 को यहाँ रख दो, N2 को यहाँ रख दो, तो V बाय R2 और ये 57V/76 RT हो गया। एलसीएम ले लेते हैं तो ये 76 माइनस 57 हो जाएगा, है ना भाई। और इसको फिर अपन थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 76 माइनस 57 आ गया आपका 19/76। वॉल्यूम अपने को 2.24 दे रखी है, वो रख देते हैं भाई यहाँ पे। आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करके 1/12 रख देता हूँ मैं, 0.0821, और टेम्परेचर 273 दे रखा था, इसको भी सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ फटाफट से। तो ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी अपन ने और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये 1/12 का 12 ऊपर चला जाएगा और ये 19 1 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कर देते हैं फटाफट से 1 4, और ये आपका बचा 4 नीचे, 12 ऊपर और 273 यहाँ पर, और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा तो ये 4 कट जाएगा, ये 3 रह जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर दोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.25 आपका आंसर आ जाएगा। तो इतने मोल आपको बाहर चलेगा ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एस्केप्ड इज 0.25 मोल, ये अपना आंसर हो गया। और अपन मार्क कर देंगे भाई 0.025, सॉरी मैंने एक टाइपिंग एरर कर दी है कैलकुलेशन के बाद, 0.025, 10 के कैलकुलेशन की मिस्टेक हो गई थी, और अपना आंसर आ गया ए भाई। ठीक है, देख लो। उसके बाद चलते हैं फोर्थ, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे लिए अगला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग 4 कंडीशंस द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस विल बी मैक्सिमम। अब डेंसिटी मैक्सिमम चाहिए, तो अब एक फॉर्मूला अपने आइडियल गैस का बना इक्वेशन से बनाया होता है कि डेंसिटी ऑफ अ गैस इज प्रेशर इनटू मोलर मास अपॉन R इनटू T, वेयर रो, इसको रो कहते हैं, स्पेल इट एज रो, रो इज डेंसिटी, MW इज मोलर मास। अब ये मैक्सिमम करना है, तो ये मैक्सिमम कब होगा भाई, जब प्रेशर मैक्सिमम हो, है ना। तो प्रेशर शुड बी हाई,
P शुड बी है, और डिनोमिनेटर में क्या है, देखो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, डिनोमिनेटर कम करेंगे तो ऊपर की वैल्यू बढ़ेगी, तो टेम्परेचर शुड बी लो। तो इन सब ऑप्शंस में सबसे लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, तो टेम्परेचर को रख देते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम प्रेशर देखो 0.1 0.1 0.2 0.2, तो 0.2 है, तो मैक्सिमम प्रेशर रख देते हैं 0.2। तो अब देखो कोई ऑप्शन ऐसा मिल रहा है क्या, देखो ये मिल गया अपने को, ऑप्शन बी मिल गया, 0.0 डिग्री सेल्सियस 0.2 ATM वाला, तो अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, और इसको अपन मार्क कर देंगे। तो डेंसिटी का फॉर्मूला अगर पता होगा तो क्वेश्चन फटाफट से हो जाता है, बस आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला। तो इसलिए कोशिश करिए कि भाई अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मुलेज आपको यूज करने को मिले, जिससे आप उनको रिवाइज करो, आपको पता हो। तो इन असाइनमेंट्स को इसी एम से बना रहा हूं मैं। आगे चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई। इक्वल मासेस ऑफ ईथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स्ड इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन इज। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का यूज यहाँ आएगा। अब इसमें एक बात ध्यान रखो बच्चों, हमको मास सेम बोला है, बताया नहीं गया है कितना, तो मैं अज्यूम कर लूंगा W और W, लेकिन ये W की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उससे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वेरिएबल मान के चलें। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं तो भी वेरिएबल से कर रहा हूं, लेकिन सुनना ध्यान से कि आप क्या कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। व्हाट यू कैन डू इज कि आप इक्वल मासेस मानने हैं तो ऐसा वजन ले लो जो दोनों के मोलर मास का एलसीएम हो, क्योंकि उससे क्या होगा, जब आप मोल्स कैलकुलेट करोगे तो आपको कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। एलसीएम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है दोनों के मोलर मास का, तो दोनों से डिवाइड होगा। तो जब सेम मास मानना हो तो वेरिएबल से तो कर ही सकते हैं, बट दिस इज समथिंग विच यू कैन डू, ये भी कर सकते हो। तो अभी तो मास मान लेते हैं भाई W और W, लेट मास ऑफ H2 भी W, मास ऑफ C2H6 भी W, मोलर मास अपने को पता है H2 का 2 होता है, C2H6 का 30 होता है, तो मोल्स हो जाएंगे W/2 और C2H6 के हो जाएंगे W/30। अब दो गैसेस का अगर मोल्स पता है तो मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। मोल फ्रैक्शन मैं क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहती है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर, और हमसे बोला है कि टोटल प्रेशर के कितने फ्रैक्शन का प्रेशर जो है वो हाइड्रोजन का है। तो दिस बाय दिस कैलकुलेट करना है, तो ये अगर मिल गया तो आंसर ही आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं। तो मोल्स आ गए हाइड्रोजन के C2H6 के, तो N1 की वैल्यू यहाँ, N2 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मोल्स ऑफ H2 अपॉन मोल्स ऑफ H2 अपॉन मोल्स ऑफ C2H6। अब W/2 से सबको डिवाइड कर दोगे तो ये तो 1/1 कट जाएगा, ये 1 ये 1, और W/2 से W/13 जो है वो 15 टाइम चला जाता है। तो आपको मिल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 एज, एक सेकेंड, ये मिल गया आपको 1/15, 1 ये 1/1 1, ये 1/1 1, ये हो जाएगा 1/15। तो एलसीएम लोगे तो आपको मिल जाएगा 15/16। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो ये 1/1 W/2, 1/1 W/2 प्लस 1/15 W/30। तो अब एलसीएम लोगे जब आप, तो ये हो जाएगा 16/15 अपॉन 1, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 15/16। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर दी है मैंने, डायरेक्ट लिख दिया है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इनटू टोटल प्रेशर हो गया, P टोटल। तो यही पूछा था आपने से कि फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन इज, मतलब हाइड्रोजन का जो प्रेशर है वो टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 15/16 फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, देयरफॉर आवर आंसर इज 15/16, और अपना आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन डी भाई। ठीक है, चलें आगे, बढ़िया सवाल है। अगले सवाल में आपको पानी के सॉरी लिक्विड के वेपर प्रेशर को कैसे यूज करना है वो भी सीखना पड़ेगा, कि आइडियल गैस लॉ जब अपन अप्लाई करेंगे, या प्रेशर वॉल्यूम चेंज करने से या प्रेशर चेंज करने से गैसेस का वॉल्यूम प्रेशर चेंज होता है, बट लिक्विड्स का वेपर प्रेशर चेंज नहीं होता। ये बात आपको इस क्वेश्चन में यूज करनी पड़ेगी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, a vessel has into gas saturated with water vapors at a total pressure of 1 atm. The vapor pressure of water is 0.3 atm. The contents of this vessel are completely transferred to another vessel having 1/3 of the capacity of the original volume at the same temperature. The total pressure of the system in the new vessel is, बहुत कुछ कह दिया। तो देखो कि पहले तो लिखते हैं क्या कह रहा है, टोटल प्रेशर 1 atm दे रखा है,
और उस कंटेनर में वाटर के वेपर्स और N2 है, तो वाटर वेपर का प्रेशर प्लस N2 का प्रेशर टोटल जो है ये हो गया 1 atm। ये अपने को दे दिया। और क्वेश्चन ने बोला कि पानी का जो वेपर प्रेशर है इसमें से 1 में से वो है 0.3 atm। तो अगर पानी का वेपर प्रेशर 0.3 atm है आउट ऑफ 1, तो N2 का जो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा वो 1 माइनस 0.3 हो जाएगा। तो N2 का पार्शियल प्रेशर भी मिल गया अपने को 0.7 atm। अब ओरिजिनल वेसल की वॉल्यूम अपन V मान लेते हैं और P1 मतलब यहां पर N2 का प्रेशर P1 अपन 0.7 रख देते हैं। P2 N2 के लिए अपने को नहीं पता है। V2 जो है ये V के टर्म्स में V/3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि अनदर वेसल हैविंग 1/3 ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, तो अपन फाइनल वॉल्यूम जो है वो V/3 रख देंगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ पानी का प्रेशर क्यों नहीं ले रहे हो? क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि पानी का वेपर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज मेंटेन कांस्टेंट। तो दिस इज समथिंग नोन एज द इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर एंड इट्स वेपर्स। केमिकल इक्विलिब्रियम में आप लोग इस चीज को आगे पढ़ोगे। अभी के लिए आपको याद रखना है कि कोई भी लिक्विड अगर है तो उसका वेपर प्रेशर कंटेनर की वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगा। कंटेनर की वॉल्यूम कुछ भी बनी रहे, उसका प्रेशर वो मेंटेन करता है जितना दिया गया है। तो भाई बस अब तो क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 इक्वल टू P2 टू N2 पे अप्लाई कर देते हैं। P1 0.7, V1 इज V, P2 अपने को पता करना है, V वॉल्यूम इज V2, V2 इज V/3। इसको सॉल्व करेंगे तो V और V कैंसिल हो जाएगा। P2 जो है वो अपना कितना आ जाएगा भाई सॉल्व करके? P2 आ जाएगा आपका 3 इंटू 0.7 इज 2.1 atm। तो नए वेसल के अंदर नाइट्रोजन का प्रेशर तो 2.1 रख दिया और पानी का प्रेशर तो 0.3 रहेगा, तो इसको 0.3 रख देते हैं। तो टोटल प्रेशर आ जाएगा आपका 2.4 atm। दिस इज योर फाइनल आंसर। और इसको अपन मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर डी भाई। ठीक है, तो अभी तक तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो सीखते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे के 4 क्वेश्चंस अपने डाल्टन्स लॉ नहीं सॉरी डिफ्यूजन के हैं। ठीक है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो उनमें भी अलग अलग केसेस देखेंगे। क्या कह रहा है 7th क्वेश्चन? If helium and methane are allowed to diffuse out of the container under similar conditions of temperature and pressure, then the ratio of rate of diffusion of helium to methane is। तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है, मोलर मास। अब ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन देखो दिस इज बाय ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन कि रेट ऑफ गैस 1 अपॉन रेट ऑफ गैस 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ गैस 2 बाय मोलर मास ऑफ गैस 1। ठीक है, ये होता है बेसिकली रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलर मास या रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, ये रिलेशन हम यूज कर रहे हैं। तो मोलर मास ऑफ हीलियम सबको पता है 4 होता है। मोलर मास ऑफ CH4 मोल कॉन्सेंट में सीख चुके थे, निकालना 16 आएगा। तो हम ये कह रहे हैं फ्रॉम ग्राम्स लॉ वी नो दैट अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन इज, ये फॉर्मूला है अगर टेम्परेचर प्रेशर की रेट सेम है तो। मोलर मास की वैल्यू रख देते हैं, CH4 का 16, He का 4, तो अंडर रूट 4 का रेशियो आ जाएगा 2:1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आंसर आ गया ए। ठीक है चलें चलें आगे बढ़े भाई, आखिरी 3 क्वेश्चन रह गए, फटाफट से कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, an unknown gas X has rate of diffusion measured to be 0.88 times that of pH 3 at the same conditions of temperature and pressure the gas may be। अब देखो यहाँ भी आपको रेट का रेशियो दे दिया है, तो वो पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज किया था वो यूज करेंगे कि रेट्स का रेशियो अंडर रूट ऑफ मोलर मास के रेशियो के इक्वल होगा अंडर कंडीशंस ऑफ सेम टेम्परेचर प्रेशर। तो रेट दे दी 0.88 और गैस X बाय pH 3 का रेशियो निकाल रहे हैं, तो अंडर रूट के अंदर जब हम रखेंगे तो मोलर मास ऑफ pH 3 अपॉन मोलर मास ऑफ X रखेंगे भाई, जिसको यहाँ रख दिया है। तो 0.88 इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ pH 3 अपॉन मोलर मास ऑफ X। pH 3 का मास आएगा 34, 0.88 को मैं ब्रेक करके लिख देता हूँ 88/100, डिवाइड भी कर देते हैं इसको 4 से, एक काम करते हैं, तो यू हैव 22/25। ठीक है, अच्छा अब रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ और रीअरेंज कर लेते हैं। तो 22 का स्क्वायर तो 484 हो गया है ना, 22 का स्क्वायर जो है वो 484 रख दिया, 25 का स्क्वायर 625 रख दिया, और ये मोलर मास 34 यहाँ आ जाएगा, तो इसको 34 ऊपर रख देते हैं। और अपने को अननोन एक गैस का मोलर मास चाहिए था जो अननोन था, इस इक्वेशन में वो निकाल लेते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपकी 43.9 आ जाएगी, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 44 ले लेंगे। अब अपने ऑप्शंस देखने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। देखो C2H6, CO, NO2 और N2। तो C2H6 का मास 30, CO का 28 मोलर मास,
NO2 का 46 और N2O का 44। भाई देखो इससे मैच कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे और इसको कह देंगे कि भाई हमारी जो अननोन गैस है दैट शुड बी N2O। इस तरीके से अननोन गैस का मोलर मास हम यूजिंग ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन बता सकते हैं। आगे चलते हैं भाई। अब रेट नहीं दिया आपको, रेट की जगह इस क्वेश्चन में कुछ और कर दिया है, वो भी समझते हैं कि रेट नहीं दियो तो रेट कैसे मेजर करके किन चीजों से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ 180 ml हाइड्रोकार्बन टेक्स 15 मिनट्स टू डिफ्यूज। तो 180 ml हाइड्रोकार्बन को 15 मिनट लग रहे हैं डिफ्यूज होने में अंडर द सेम कंडीशंस। 120 ml ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, ये टेक्स 20 मिनट्स। अब यार रेट डायरेक्टली नहीं दिया आपको, रेट मेजर करने के लिए वॉल्यूम और टाइम दे दिया है, तो रेट जो है वॉल्यूम डिफ्यूज्ड बाय टाइम से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेट कर लेंगे अपन। और उसके बाद तो फिर पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई द मोलिकुलर मास या वेट ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज, वो पूछ लिया है। तो हाइड्रोकार्बन के लिए वॉल्यूम कितनी दे रखी है, देखो क्वेश्चन में अपने को दे रखी है 180 ml और टाइम दे रखा है 15 मिनट। और SO2 के लिए वॉल्यूम दे रखी है 120 ml, टाइम दे रखा है 20 मिनट। तो 180/15 इज रेट ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट में मैंने HC लिख रखा है, डिवाइड कर दो तो 12 ml पर मिनट आ जाएगी। ऐसे ही SO2 की तरफ आओ, SO2 की तरफ में देखोगे तो SO2 की 120/20 करोगे तो 6 ml पर मिनट आ गई। तो रेट ऑफ हाइड्रोकार्बन 12 रख देंगे, रेट ऑफ SO2 अपन 6 रख देंगे। मास ऑफ SO2, मोलर मास ऑफ SO2 जो है वो 64 होता है, इसको 64 रख देंगे, ये पता करना है। तो एक इक्वेशन में एक अननोन है, बाकी सब पता, तो सॉल्व हो जाएगा। तो वैल्यू रख दो भाई, रेट ऑफ हाइड्रोकार्बन 12, रेट ऑफ SO2 6 और मोलर मास ऑफ SO2 64 रख दिया। स्क्वायर कर लेते हैं तो ये 12/6 जो है वो 2 हो जाएगा। तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन जो है हो जाएगा, आपको इसको उधर ले जाओगे 4 को नीचे लाओगे तो 64/4 विल बी मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये आ जाएगा 16। डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं मैं, मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 16 और ये आपका आंसर हो गया भाई। नॉट सो टफ, एक बार समझ में आ जाए तो फिर काम हो जाता है। आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा बढ़िया सवाल है, इसमें डायग्राम बनाएंगे अपन, है ना। देखो क्या कह रहा है आखिरी सवाल, A certain gas diffuses from two different vessels A and B, दो अलग अलग वेसल से निकल रही है। और अभी यहाँ ग्राम्स लॉ में कुछ और चेंज आएगा, तो आप जेनरिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे ग्राम्स लॉ की कैसे करना है ना। The vessel A has circular orifice while vessel B has square orifice of length equal to the radius of the orifice of vessel A। B वेसल जो है उसका orifice स्क्वायर है, A orifice, A का जो orifice है छेद बेसिकली होल। तो क्या है, दो कंटेनर है, दोनों में से गैस बाहर आ रही है, एक में स्क्वायर एरिया से बाहर आ रही है, एक में सर्कुलर एरिया से बाहर आ रही है। इन दोनों में क्या सेम है कि इसका जो रेडियस है ए वो ही इसकी एज लेंथ के बराबर है, ये दे दिया आपने को, ठीक है। और बोल रहा है, क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस फ्रॉम वेसल ए टू बी अज्यूमिंग सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर सेम गैस है, उसको सेम कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर में रखा है, तो फिर इन दो कंटेनर में किस रेशियो में इफ्यूज आउट होगी, उसकी रेट का रेशियो बताना है। तो सेम गैस दे रखी है, सेम टेम्परेचर प्रेशर दे रखा है, तो क्या करते हैं, पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेते हैं। तो सर्कुलर ओरिफिस है, रेडियस ए है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो हो जाएगा अपना पाई ए स्क्वायर। और स्क्वायर के लिए साइड अगर ये है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए स्क्वायर हो जाएगा। तो कंटेनर ए का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, पाई ए स्क्वायर ए से, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी इज ए स्क्वायर। अब ग्राम्स लॉ में हमको ये पता होता है कि रेट जो है इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर इनटू मोलर मास। अब क्वेश्चन में प्रेशर सेम दे रखा है, टेम्परेचर सेम दे रखा है, गैस सेम दे रखी है, तो सब कुछ सेम हो गया। तो जो रेट का रेशियो है, जैसे R1/R2 करोगे तो दिस विल बी A1/A2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो आ जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ है, उठा के रख देंगे इनको यहाँ पर अपन। तो सिंस प्रेशर टेम्परेचर मोलर मास आर सेम फॉर बोथ द वेसल्स, रेट ऑफ A by रेट ऑफ B इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ A by एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ B। वैल्यू रख देते हैं, पाई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड। आपके पास फाइनल आंसर आ गया पाई/1। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा आसान है, बस डायग्राम से थोड़ा समझना पड़ता है और क्वेश्चन समझना पड़ता है क्या कह रहा है। तो ठीक है भाई, इसके साथ अपना ये असाइनमेंट भी खत्म हुआ। अपन लोग अगले असाइनमेंट में कंटिन्यू करेंगे इससे आगे बात, जहाँ पे अपन लोग कुछ मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन की बातें कर लेंगे, कुछ केटीजी की बातें कर लेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, URMS यू एवरेज वगैरह, और फिर अपन लोग आगे के असाइनमेंट्स में रियल गैसेस पे बढ़ जाएंगे। तो आई एम होपिंग कि भाई असाइनमेंट्स
से हेल्प मिल रही है, ये क्वेश्चन के सॉल्यूशंस डिटेल जो है इनसे कुछ हेल्प मिल रही है, अगर है तो डू शेयर विद मी। काफी बच्चों ने शेयर किया, तो जो बच्चे शेयर करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की, और बढ़िया लगता है लोगों के रिप्लाईज देख के कि भाई जो असाइनमेंट्स हैं और उनके सॉल्यूशंस हैं उससे फायदा हो रहा है लोगों को। तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में अपन लोग। इसके वजह से असाइनमेंट 3 तो आएगा, बट बहुत सारे वीडियो और भी हैं। तो कीप लर्निंग and keep improving, keep growing. Till then, take care. Bye bye.